नमस्कार दोस्तों। स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के PYQ का अगला चैप्टर इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हमको आए हैं वो बिल्कुल अलग अलग लेवल के हैं। कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, कोई बहुत ज़्यादा लेवल का है। तो आइए सारी वेराइटी के क्वेश्चन को हम एक एक करके देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सिर्फ एक पत्तियों पर पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली ऑन लीव्स? केवल पत्तियों पर पाया जाता है, मतलब आपको चार में से वो संरचना बताना है जो पत्तियों पर पाई जाती है। तो पहली संरचना का नाम यहाँ जलरंध्र लिखा है। मैं आपको एक स्लाइड से जलरंध्र क्या होता है वो बताता हूँ। तो पत्तियों में निचली सतह पर एक विशेष संरचना होती है जिसको हम लोग जलरंध्र कहते हैं। अंग्रेजी में उसका नाम है हाइडेथोड। तो जलरंध्र किसको बोलते हैं? हाइडेथोड को ही हिंदी में बोलते हैं जलरंध्र। और यह संरचना कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, जलरंध्र पत्तियों में पाया जाता है। अगर हम क्वेश्चन को देखें, ये मैंने आपको एक विशेष पत्ती को डायग्राम के द्वारा दर्शाने की कोशिश की है कि ये जलरंध्र जो हैं, जब रात के समय पानी ज़्यादा हो जाता है पत्तियों में, तो ये स्पेशल संरचना होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको पत्तियां खोल देती है और अतिरिक्त पानी बहा देती है। इस संरचना को जलरंध्र कहते हैं। क्वेश्चन का दूसरा विकल्प जो है वो है परित्वक। ठीक है, परित्वक मतलब पेरिडर्म अंग्रेजी में। अब पेरिडर्म क्या होता है इसको भी स्लाइड से दिखाता हूं। तो अगर हम किसी तने की संरचना को देखें तो बाहर से भीतर बहुत सारी अलग अलग परतें होती है, जिनमें से बाहर और भीतर की दो परतें मिलाकर पेरिडर्म बनाते हैं। इन दो परतों के नाम हैं कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क। ये दोनों मिलकर एक परत बनाते हैं। दोनों से मिलकर बनी परत का नाम है पेरिडर्म। ये कहाँ पाया जाता है? तने में। ये संरचना अभी मैंने बताई पत्ती में पाई जाती है। इसी प्रकार थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का है वो है कैम्बियम। तो कैम्बियम का मतलब क्या होता है मैं इस डायग्राम में आपको बता रहा हूं। जब हम एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री पौधों में तने या जड़ का अनुप्रस्थ काट लगाते हैं, तो अनुप्रस्थ काट लगाने के बाद हमको जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक परत दिखती है। जैसी परत आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, ये वाली परत। ठीक है, अगर आप चित्र को ठीक से समझ पा रहे हैं तो भीतर की तरफ जो संरचना है पिंक कलर की वो है जाइलम। बाहर की तरफ जो संरचना है उसका नाम है फ्लोएम। और इन दोनों जाइलम फ्लोएम के बीच में जो संरचनाएं हैं इनका नाम है कैम्बियम। तो कैम्बियम एक ऊतक है जो जड़ और तने में पाया जाता है। तो कैम्बियम ऊतक का स्थान है जड़ और तना। इसका मतलब जो संरचनाएं हमको दी गई है वो या तो तने की है या जड़ की है। अब एक और जो उत्तर यहाँ दिया है मंड स्टार्च का आवरण, स्टार्च शीत। तो बेटा ये आपका एक तरह से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ उस चैप्टर का। स्टार्च शीत कहाँ मिलती है? तो अगर हम इस स्लाइड को देखें तो आपको स्टार्च समझ में आएगा। ये जो संरचना बता रहा हूं ये द्विबीजपत्री तना जो है उसकी संरचना है, द्विबीजपत्री तना। अब द्विबीजपत्री तना अंग्रेजी में कहे तो डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम की जो अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग परतें हैं, उनमें से एक परत का नाम होता है एंडोडर्मिस, अंतस्त्वचा। उस एंडोडर्मिस को ही हम लोग स्टार्च शीथ बोलते हैं, स्टार्च शीथ। तो सीधी सीधी बात है, स्टार्च शीथ नाम की यह संरचना किसको बोलते हैं? एंडोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं होती है विशेष आकार की, उनके भीतर की तरफ आप जाकर के देखेंगे तो कोशिकाओं के अंदर, ये कोशिका बना के आपको बता रहा हूं, कोशिकाओं के अंदर आपको स्टार्च के कणों का जमाव मिलेगा।
ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? स्टार्च। तो स्टार्च के कणों से भरपूर इस कोशिका का नाम स्टार्च शीथ है। ये भी किसका भाग है? तने का। अब मैं वापस मेरे प्रश्न की ओर लौटता हूं। प्रश्न में पत्ती का भाग पूछा गया, तो अभी अभी मैंने स्लाइड में बताया केवल ये संरचना पत्ती में पाई जाती है, बाकी सब तने में या जड़ में। इसलिए मेरे क्वेश्चन का जवाब होगा जलरंध्र हाइडेथोड पत्तियों में पाया जाता है, बाकी कोई भी संरचना पत्ती में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन हमारा है डम्बबेल आकार के रंध्र। ये काफी फेमस क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार। इसकी खासियत ये अनेक बार पूछा जा चुका है। डम्बबेल आकार के रंध्र। अब डम्बेल आकार के रंध्र आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। सामान्यतः घास में पाए जाते हैं। यहाँ लिखा है मोनोकोट। मोनोकोट का मतलब होता है एक बीज पत्री। तो दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि एक बीज पत्री पत्ती में मिलने वाले रंध्र कैसे होते हैं? डम्बबेल आकार के रंध्र होते हैं। एक बीज पत्री पत्ती में भी किसके अंतर्गत? तो एक बीज पत्रियों में एक कुल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेमिनी। ग्रेमिनी को आप सब जानते हैं, इसको घास कुल कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रास फैमिली। तो घास कुल या अंग्रेजी में ग्रास फैमिली इज ग्रेमिनी। और ग्रेमिनी में जो रंध्र होते हैं वो डम्बबेल आकार के हैं। आपको डम्बबेल यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। अगर आप डायग्राम को देख पा रहे हैं तो आपको डम्बेल आकार के रंध्र दिखेंगे। ये डम्बेल आकार के रंध्र ग्रेमिनी का चरित्रगत लक्षण है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के जवाब को ग्रेमिनी के रूप में प्रस्तुत करूंगा। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें डाइकोट की, एक और एक्स्ट्रा जानकारी यहीं से प्राप्त कर लो। डाइकोट प्लांट्स स्पेशली मैं कहूंगा इसके बारे में कि लेग्यूमिनेसी है ना, लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनेसी कुल को हम लोग दलहन का कुल कहते हैं, पल्सेस दलहन। और दलहन वाले पौधों में अक्सर आप देखेंगे बीन शेप्ड, बीन मतलब फली। तो यहां आप देखेंगे फली के आकार की व्यवस्था है। तो बीन शेप्ड किस में देखने को मिलते हैं? ये भी याद रखना, द्विबीजपत्रियों में। डाइकोट का मतलब द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। और द्विबीजपत्रियों में भी कौन सी फैमिली पूछ ले तो लेग्यूमिनेसी फैमिली, दलहन। ठीक है। और डम्बेल शेप पूछ ले तो ग्रेमिनी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। धसे हुए रंध्र। भाई रंध्र को धसाने की जरूरत क्या है? इसलिए जरूरत है कि अगर रंध्र खुला हुआ रहेगा, जैसे मेरे इस स्लाइड में देखो ये खुला रंध्र है, ये मैंने आपके सामने जो चित्र बताया है ये पत्ती का है। कौन सी पत्ती है? ये एक बीज पत्री पत्ती है। और खास बात यह है इस एक बीज पत्री, मोनोकोट बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में, एक बीज पत्री पत्ती के अंदर ऊपर की तरफ भी आपको रंध्र दिखाई दे रहा है और रंध्र बिल्कुल एकदम खुला है, आसानी से पानी वाष्प बनकर के उड़ सकता है। पर अगर इसी रंध्र को थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया जाए तो रंध्र कहलाता है धसा हुआ रंध्र। जैसा इस स्लाइड में दिख रहा है, रंध्र को थोड़ा हमने अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ठीक है ना, ये लिखा सनकन स्टोमेटा मतलब धसा हुआ रंध्र। अगर इसको समझना चाहें तो इस प्रकार समझें कि एक सतह पर, एक प्लेन सतह पर इस प्रकार छिद्र है और एक सतह को हमने ऐसा घुमा दिया है और फिर यहाँ पर छिद्र है। तो ये सतह से अंदर की तरफ धसी हुई संरचना, धसा हुआ रंध्र उसमें मिलेगा जिनको पानी की कमी होती है। पानी की कमी किसको होती है? मरुद्भिद लोगों को, जो लोग मरुस्थल में उगते हैं। तो धसे हुए रंध्र किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? मरुद्भिद, रेगिस्तान में उगने वाले पौधों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं पोटेशियम के कारण खुल जाता है। कैसे? तो आइए इस डायग्राम से मैं बताता हूं। हमने
सक्रिय आयन स्थानांतरण सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है। सक्रिय आयन, सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत। तो सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत में हमने ये पढ़ा, जब हमने वाष्पोत्सर्जन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने ये चर्चा की थी कि जब पोटेशियम आयन किधर जाएगी, ये बाहर वाली कोशिकाओं का नाम है इपिडर्मल सेल, उसके भी ठीक अंदर है सब्सिडियरी सेल, और उसके भीतर ये जो कोशिकाएं हैं इनको बोलते गार्ड सेल। तो आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, ये कोशिकाएं गार्ड सेल है और ये कोशिकाएं सब्सिडियरी सेल है। तो जब सब्सिडियरी सेल में से गार्ड सेल में पोटेशियम जाता है, अंदर जाने के बाद वो बनाता है पोटेशियम प्लस मेलेट बराबर पोटेशियम मेलेट, और पोटेशियम मेलेट की अधिकता के कारण जैसे जैसे पोटेशियम मेलेट की मात्रा बढ़ेगी परासरण दाब बढ़ जाएगा और रंध्र खुल जाएगा। तो किसके आने जाने से रंध्र खुलता या बंद होता है? तो पोटेशियम जब बाहर से अंदर जाएगा तो रंध्र खुल जाएगा। इसके ठीक विपरीत जब पोटेशियम रात के समय में अंदर, अंदर मतलब कहाँ, तो गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल में पोटेशियम जब बाहर आएगा तो इसके कारण रंध्र बंद हो जाएगा। तो कृपया ध्यान दें, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। पोटेशियम के बाहर जाने से, कहाँ से बाहर जा रहा है, गार्ड सेल, जो लोग हिंदी मीडियम है इसका नाम है रक्षक कोशिका, और इसका नाम है सहायक कोशिका। तो जब पोटेशियम सहायक कोशिका से रक्षक कोशिका मतलब बाहर वाली कोशिका से भीतर की तरफ जाता है, रंध्र खुल जाते हैं। जब भीतर मतलब गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल में जाता है, रंध्र बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जवाब है किस तत्व के कारण कोशिकाओं में रंध्र खुल जाते हैं, तो पोटेशियम के कारण रंध्र खुल जाते हैं। अगला स्लाइड है हमारा, अगला क्वेश्चन है बिंदु स्त्राव के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो अभी अभी हमने पढ़ा, जैसा मैंने अभी बताया भी आपको डायग्राम के माध्यम से, कि पत्तियों की सतह से रात के समय जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पत्तियां चुपके से अपने विशेष छिद्रों को ओपन करती है और इन छिद्रों को ओपन करके पानी बाहर निकाल देती है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं बिंदु स्त्राव। तो बिंदु स्त्राव एक विशेष छिद्र द्वारा होता है, उस छिद्र का नाम है जलरंध्र, और बिंदु स्त्राव का मूलभूत कारण है उच्च मूल दाब, हाई रूट प्रेशर, उच्च मूल दाब, हाई रूट प्रेशर, उच्च मूल दाब के कारण। अब उच्च मूल दाब क्या होता है सर, वो भी मैं बता देता हूं। ये पौधे की जड़ें हैं, ऊपर पत्ती को पानी की जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी जड़ लगातार वाटर सप्लाई कर रही है। किसको सप्लाई कर रही है? पत्ती को। तो लगातार जड़ें पानी खींच खींच के पत्ती को भेज रही है, पत्ती मना कर रही है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये लगातार पानी फेंके जा रही है। तो मजबूरी में रात को पत्ती उस पानी को बहा देती है। इस क्रिया का नाम है बिंदु स्त्राव, संरचना का नाम है जलरंध्र, कारण है उच्च मूल दाब। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको एक साथ बता दिए। बिंदु स्त्राव कहाँ से होता है? जलरंध्र से होता है। बिंदु स्त्राव क्यों होता है? उच्च मूल दाब के कारण होता है। रात के समय जल त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं? बिंदु स्त्राव कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है मूल दाब। निम्न में से कौन से पौधे अपने रंध्र रात में खोलते हैं और दिन में बंद रखते हैं? ठीक है, रात में रंध्र खोलना, दिन में रंध्र बंद करना, ये काम फ्लेशी ज़ेरोफाइट्स, मांसल मरुद्भिद, इनकी मजबूरी है बेचारों की। ये रात में ही रंध्र खोल सकते हैं। क्यों मजबूरी है? एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम से सिखाता हूँ। आपने ऐसे पौधे दुनिया में देखे होंगे, ये होते हैं कैक्टस।
कैक्टस फैमिली के ये पौधे अक्सर मरुस्थल में उगते हैं। इनके पास ऑलरेडी पानी की कमी है। अगर इन्होंने दिन में अपने रंध्र खोल दिए तो सारा पानी उड़ जाएगा, पौधे की मृत्यु हो सकती है। इसलिए लोग रात में अपने रंध्र खोलते हैं जल की बचत करने के लिए। तो रंध्र रात में खोलना ये कार्य किसका है? मांसल मरुद्भिद का। मरुद्भिद क्या होते हैं बताया मैंने, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वाष्पोत्सर्जन में कुल अवशोषित जल का कितना प्रतिशत खो दिया जाता है? तो फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है, 99% वाष्पोत्सर्जन में खो दिया जाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन में कितने प्रतिशत जल की हानि होती है? हमने थ्योरी में पढ़ा है 99%। बिंदु स्त्राव होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जलरंध्र द्वारा होता है। सिंपल क्वेश्चन, अभी पीछे की स्लाइड में मैं बता चुका हूं। ये देखिए, ये बिंदु स्त्राव कहाँ से होता है? जलरंध्र से होता है। आप अगली स्लाइड में देखिए, वही क्वेश्चन आ रहा है, बिंदु स्त्राव कहाँ से होता है? जलरंध्र से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सहायक कोशिकाओं के विषय में सर्वोत्तम वर्णन करती है? तो सहायक कोशिकाएं अभी अभी हमने पढ़ी। सहायक कोशिकाओं को हमने क्या बोला था? सब्सिडियरी सेल। पीछे एक चित्र पढ़ाया था, उसमें मैंने सब्सिडियरी सेल पढ़ाई आपको। ये रहा डायग्राम, ये सहायक कोशिका और ये रक्षक कोशिका। आइए वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सहायक कोशिका कौन सी विशेषता विषय के कौन सहायक कोशिकाओं के विषय में सर्वोत्तम वर्णन करेगी? सहायक कोशिकाएं आकृति में भिन्न भिन्न होती है। सहायक कोशिकाएं एक समान पतली दीवार। तो ये जो दूसरी विशेषता ये ज़्यादा सही है कि सहायक कोशिकाएं समान होती है और उनकी दीवारें पतली होती है, जबकि ऐसा रक्षक कोशिका में नहीं है। आपको मैं फिर से डायग्राम से बताता हूँ, रक्षक कोशिकाएं की दीवारें मोटी होती है। ये देखिए, रक्षक कोशिका को अगर आप देखेंगे तो भीतर से उसकी दीवारें मोटी है, पर सहायक कोशिका की दीवारें पतली है। तो मोटी दीवार किस में पाई जाती है? रक्षक कोशिका में। ये लिखा मैंने, रक्षक कोशिका। पतली दीवार, पतली भित्ति किस में पाई जाती है? सहायक कोशिका। इसलिए मैं इस बी वाले विकल्प की ओर जाऊंगा कि सहायक कोशिका की दीवारें या भित्तियां कैसी होती है? पतली, थिन सेल वॉल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करें। अब परासरण दाब के कारण स्फीति परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही। अभी अभी मैंने बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये रक्षक कोशिका है। जब रक्षक कोशिका में पानी भीतर प्रवेश करेगा, रक्षक कोशिकाएं फूल जाएगी। फूलने के कारण जो बदलाव आएगा उसको बोलते हैं स्फीति। तो क्या इन कोशिकाओं में स्फीति आने के लिए परासरण जिम्मेदार है? करेक्ट, इनमें स्फीति आने के लिए परासरण जिम्मेदार है। हमको क्वेश्चन में इनकरेक्ट मैच पूछा है, गलत मिलान पूछा है, जबकि ये तो सही मिलान है। दूसरा, ससंजन तनाव सिद्धांत और श्वेत खिंचाव, बिल्कुल करेक्ट, ये बता चुका हूं मैं, फिर से रिपीट कर देता हूं। जब पौधे की पत्ती से वाष्पोत्सर्जन होता है, पौधे की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है, पानी भाप बन करके उड़ जाता है, तो यहां लवण इकट्ठा होते हैं, सॉल्ट। लवण के इकट्ठा होने से यहां पर सांद्रता उच्च हो जाती है। यह उच्च सांद्रता, किसकी सांद्रता उच्च हो गई? लवण की। यह लवण की उच्च सांद्रता खिंचाव बल आरोपित करती है। ये खिंचाव का बल जाकर के जाइलम को बोलता है पानी ऊपर भेजो। ये खिंचाव बल जाइलम में लगा, जाइलम ने वह खिंचाव बल जड़ को दिया, तो जाइलम में पानी की विभिन्न बूंदें एक दूसरे के साथ किसके द्वारा जुड़ी रहती है? ससंजन बल के द्वारा। तो यहाँ कौन सा बल कार्य कर रहा है? ससंजन बल। पानी की एक बूंद को दूसरी बूंद खींच रही है, और यहाँ
कौन सा बल कार्य कर रहा है? उच्च सांद्रता के कारण इधर की तरफ खींचाव बल। तो ये भी करेक्ट सही है, बिल्कुल। दूसरा वाला भी मैचिंग बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा, प्रेशर पोटेंशियल और हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आइए बच्चों, मैं आपको प्रेशर पोटेंशियल सिखाता हूँ कि प्रेशर पोटेंशियल आखिर क्या होता है। जब हम किसी कोशिका के अंदर पानी भेजते हैं, है ना, जब किसी कोशिका के अंदर किसका प्रवेश होता है? पानी का। तो जैसे जैसे अंदर पानी की मात्रा बढ़ती है, ये कोशिका भित्ति के ऊपर दाब डालती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। दूसरा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी, ये बिल्कुल अलग है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी किसको समझाती है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी समझाती है कि किसी भी फ्लोएम के अंदर भोजन संवहन करने वाले ऊतक का नाम फ्लोएम है। फ्लोएम के अंदर शर्करा या विभिन्न भोज्य पदार्थ जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो कैसे जाते हैं, ये समझाने वाली थ्योरी का नाम है प्रेशर पोटेंशियल थ्योरी। और पानी के भीतर आने पर कोशिका भित्ति पर दाब लगता है, उसको प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए हमारा आंसर है प्रेशर पोटेंशियल और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी। जबकि स्टोमेटल मूवमेंट और पोटेशियम ट्रांसपोर्ट, ये थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं। अगली स्लाइड है हमारी, एक बीजपत्री पौधों में द्वार कोशिका किस आकार की होती है? थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, डम्बबेल आकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की दर किसके द्वारा नापी जाती है? तो वाष्पोत्सर्जन की दर को नापने वाला उपकरण है गेनांग का पोटोमीटर। ठीक है, गेनांग का पोटोमीटर क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन करता है। ये एक फेमस क्वेश्चन है। गेनांग नहीं भी लिखेगा तो क्या लिख के देगा? पोटोमीटर। वाष्पोत्सर्जन दर नापने का कार्य कौन करता है? पोटोमीटर। अब बाकी तीन उपकरण क्या हैं? श्वसनदर्शी क्या है, वृद्धि मापी क्या है और पोरोमीटर क्या है? इस स्लाइड में मैं बताता हूँ। ये पोटोमीटर का चित्र है, ठीक है। गेनांग का पोटोमीटर क्या नापता है? वाष्पोत्सर्जन की दर। ये पौधा लगा है, यहाँ से लगातार पानी भाप बन करके उड़ेगा, कितनी देर में कितना पानी इस बीकर से खाली हो रहा है, इस बीकर में से पानी पौधे के द्वारा कितनी देर में उड़ गया, हम समय के सापेक्ष पानी खाली होने की स्पीड को नापेंगे। यह है पोटोमीटर। किसको नापता है? वाष्पोत्सर्जन की दर को। वाष्पोत्सर्जन की दर को किससे नापा जाता है? पोटोमीटर से। अगला स्लाइड है आपका श्वसनदर्शी। यहाँ हम कुछ अंकुरित बीज ले लेते हैं। ये अंकुरित बीज क्यों लिए मैंने? अंकुरित बीजों में श्वसन की दर बहुत तीव्र होती है। ये अंकुरित बीज क्या करेंगे? श्वसन की क्रिया करेंगे। श्वसन की क्रिया में ये लोग क्या लेंगे? तो ये लोग ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। तो कितनी देर में कितनी ऑक्सीजन खर्च हुई, इसके आधार पर हम क्या नापते हैं? श्वसन दर। उपकरण का नाम है रेस्पायरोमीटर। अगली स्लाइड में मैं बता रहा हूं आपको वृद्धि मापी। वृद्धि मापी, वृद्धि मापी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑक्सेनोमीटर। तो ऑक्सेनोमीटर की सहायता से क्या नापा जाता है? पौधा कितनी देर में कितना लंबा हुआ, कितने दिनों में पौधे की लंबाई कितनी बढ़ी, ऐसा बताने वाला उपकरण कौन है? वृद्धि मापी। अगला उपकरण है पोटोमीटर, पोरोमीटर। कृपया ध्यान दें, पोटोमीटर और पोरोमीटर बिल्कुल अलग अलग है। पोरोमीटर, यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में एक पत्ती के ऊपर एक मशीन लगाई जा रही है। उस मशीन के डिस्प्ले में आपको क्या दिखता है? साइज ऑफ पोर। हिंदी में कहें तो छिद्र का आकार, छिद्र का व्यास। तो रंध्र का व्यास नापना हो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि रंध्र का व्यास किसकी सहायता से नापा जाता है,
तो हम जवाब देंगे रंध्र का व्यास हम पोरोमीटर से नापते हैं। तो आपको मैंने वाष्पोत्सर्जन के अलावा भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए ताकि आपकी एग्जाम में अगर उससे संबंधित प्रश्न आए तो आप उसको कवर कर सको। मीजोफाइटिक कंडीशन। अब मीजोफाइटिक परिस्थिति क्या होती है? न ही ज्यादा शुष्क और न ही ज्यादा नमी। तो ज्यादा नमी भी नहीं है और ज्यादा शुष्क मौसम भी नहीं है, आर्द्रता भी ज्यादा नहीं है और शुष्कपन भी ज्यादा नहीं है। ऐसे मौसम को हम मीसोफाइटिक कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन में प्याज बोला गया, रंध्र दिन और रात पूरी तरह खुला रहता है। तो बेटा हमने थ्योरी में पढ़ा है दिन रात खुले रहने वाले रंध्रों को किसमें सम्मिलित किया गया है? आलू प्रकार। आलू प्रकार के रंध्र रात में भी खुलते हैं और दिन में भी खुलते हैं, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? आलू प्रकार, जिसमें रंध्र रात में भी खुले रहते हैं और दिन में भी खुले रहते हैं। बताओ किसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होता? तो बेटा ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां जल में डूबी रहती है। आप स्लाइड को देखें, यहाँ पत्तियों को मैं पानी के भीतर से फोटो लिया गया है। अब पानी के भीतर है, अगर मान लो वाष्पोत्सर्जन करेगा भी, वाष्प बाहर आएगी। बाहर क्या है? पानी। पानी उस वाष्प को ठंडा करके फिर से क्या बना देगा? पानी। तो इनमें एक तरह से वाष्पोत्सर्जन होता ही नहीं। ये कौन से पौधे हैं? ये पौधे हैं जल निमग्न पौधे। बायोलॉजी में हम इनको बोलते हैं जल निमग्न पौधे, सबमर्ज्ड प्लांट्स। तो जल निमग्न पौधों में हम देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन होता ही नहीं है। वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं होता है। जबकि ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों की ऊपरी सतह बिल्कुल वायु के संपर्क में है और पत्तियों की निचली सतह पानी के संपर्क में है, ठीक है, पत्तियों की निचली सतह पानी के संपर्क में है, तो इधर तो वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाएगा क्योंकि नीचे कौन टच कर रहा है? पानी टच कर रहा है। इधर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, लेकिन ये अपनी ऊपरी सतह से वाष्पोत्सर्जन करेंगे, ठीक है। इनको बोलते हैं प्लावी पौधे। प्लावी मतलब पानी पर तैरने वाले पौधे। तो प्लावी पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होगा? ऊपरी सतह से होगा, निचली सतह से नहीं होगा। जल निमग्न पौधों में किधर से भी नहीं होगा। तो आइए हमारे क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। जल मग्न पौधों में नहीं होगा, ठीक है। अगली स्लाइड है हमारी, रंध्र का खुलना और बंद होना स्फीति दाब और डैश डैश में परिवर्तन के कारण होता है। तो इसके लिए आपको ये वाला डायग्राम देखना होगा। ये मैंने रंध्र का एक चित्र आपको बताया है। ये बीच वाले हिस्से का नाम है रंध्र। इसके अलावा आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये है गार्ड सेल, जिसको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था? रक्षक कोशिका। गार्ड सेल मतलब रक्षक कोशिका। आप देख पा रहे होंगे रक्षक कोशिका के अंदर छोटे छोटे वायर दिखाई दे रहे हैं, धागे दिखाई दे रहे हैं। इन धागों को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइब्रिल। और माइक्रोफाइब्रिल की व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो अरीय व्यवस्था है। अरीय क्या होता है सर? अरीय मतलब जब कोई संरचना केंद्र से परिधि की ओर निर्मित हो रही हो तो उसके लिए हम अरीय शब्द बोलते हैं। त्रिज्या की दिशा में, तो यहाँ बहुत सारी त्रिज्याएं बनाई, तो यह संरचना क्या हुई? अरीय। तो रक्षक कोशिका में माइक्रोफाइब्रिल पाए जाते हैं और उनकी व्यवस्था कैसी होती है? अरीय। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल का अरीय अभिविन्यास, रेडियल अभिविन्यास। रेडियल अंग्रेजी नाम है, रेडियल का हिंदी होता है अरीय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवाष्पोत्सर्जक मतलब अंग्रेजी में कहें तो एंटी ट्रांसपेरेंट्स। एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं? हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहें तो वाष्पोत्सर्जन अवरोधी पदार्थ। वाष्पोत्सर्जन अवरोधी, वाष्पोत्सर्जन अवरोधी को हम अंग्रेजी में क्या पुकारते हैं? एंटी ट्रांसपेरेंट्स। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब ये क्या है भाई, 2 प्रकार के एंटी ट्रांसपेरेंट क्या है? तो सीधी सीधी बात है, एक वो हैं जिनको हम पत्ती के ऊपर चढ़ा दो बाहर से, जैसे हम हमारे मोबाइल को लेमिनेशन कराते हैं। लेमिनेशन कराते हैं मतलब बारीक पन्नी ऊपर से चढ़ा देते हैं। वो बारीक पन्नी ऊपर से चढ़ा दी, तो अब बताओ पानी की भाप बनकर बाहर उड़ेगा ही नहीं पानी। तो ये कौन से वाष्पोत्सर्जन अवरोधी पदार्थ हुए? जो बाहर से वाष्पोत्सर्जन को रोकते हैं। दूसरा, मैंने पौधे के सिस्टम में क्या करा? एक पदार्थ को प्रवेशित करा। ध्यान से समझिए, मैंने पौधे के भीतर एक ऐसे पदार्थ को प्रवेशित कराया जिस पदार्थ को अंदर भेजने के बाद क्या हो जाएगा? अपने आप रंध्र बंद हो जाएंगे। तो ऐसे पदार्थ जो पौधों की क्रियाविधि में अंदर जाकर के रंध्रों को बंद करवा देंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक पदार्थ। हिंदी हिंदी में कहें तो चयापचयी अवरोधक या चयापचयी वाष्पोत्सर्जन रोधी। ये मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं, कृपया ध्यान दें। चयापचयी वाष्पोत्सर्जन रोधी मतलब जो उसकी क्रियाओं को बाधित कर देंगे। फिल्म फॉर्मिंग मतलब सतही, ऐसी सतह बना देंगे जो वाष्पोत्सर्जन होने ही नहीं देगी। और तीसरे, रिफ्लेक्टिंग परावर्तक वाष्पोत्सर्जन रोधी मतलब पत्ती के ऊपर लाइट गिरने ही नहीं देंगे। लाइट आया और टकरा के लौट गया, इसको बोलते परावर्तन। तो पत्ती पर लाइट आएगा, टकरा के लौट जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक। तो लाइट की एक किरण आई, पत्ती की तरफ बढ़ी और टकरा के वापस लौट गई, पत्ती गर्म ही नहीं हुई। अगर पत्ती गर्म नहीं होगी तो वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों को बोलेंगे परावर्तक। अंदर जाकर कार्य करने वालों को बोलेंगे चयापचयी और सतह से ढकने वालों को बोलेंगे सतही। तो जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, फिल्म फॉर्मिंग, एक पतली पानी की तेल की परत बना ली जाती है। अक्सर इस कार्य के हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एक तो मोबिलीफ का उपयोग करते हैं, वैक्स मतलब मोम का उपयोग करते हैं, सिलिकॉन ऑयल का उपयोग करते हैं। ये फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट है। मेटाबॉलिक एंटी ट्रांसपेरेंट में सबसे ऊपर नाम आता है एवीए का। एब्सिसिक एसिड का छिड़काव कर दो, पौधे के अंदर जाएगा, रंध्रों को बंद करवा देगा, वाष्पोत्सर्जन की रफ्तार घट जाएगी। आगे है फल्विक एसिड और बहुत ही फेमस है पीएमए। पीएमए को हम लोग बोलते हैं फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड। तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड मेटाबॉलिक कार्य करता है, अंदर जाकर के रंध्रों को बंद करवा देता है। रिफ्लेक्टिव में हम किसका उपयोग करते हैं? अक्सर केओलिन का मतलब एल्यूमिनो सिलिकेट्स का उपयोग करते हैं। एल्यूमिनो सिलिकेट्स की एक लेयर जम जाती है जो प्रकाश किरणों का परावर्तन कर देती है। तो ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी क्वेश्चन के अलावा यहाँ दी है। अगर मैं क्वेश्चन पर लौटूं तो मेरा क्वेश्चन है, प्रति वाष्पोत्सर्जक 2 प्रकार के होते हैं, एक उपापचयी निरोधक होते हैं, एक फिल्म बनाने वाले होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपापचयी निरोधक नहीं है? तो उपापचयी निरोधक अभी मैंने बताया फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड। अगली स्लाइड में एबीए, ये भी कौन सा है? उपापचयी। एस्पिरिन भी कौन सा है? उपापचयी। बचा क्या? सिलिकॉन ऑयल।
सिलिकॉन ऑयल किस में आया था देख लो, अगर आप भूल गए हो तो स्लाइड से दिखा देता हूं। सिलिकॉन ऑयल किस में आया था? फिल्म फॉर्मिंग में। और एब्सिसिक एसिड, और क्या था? एट्राजीन, सैलिसिलिक एसिड, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, ये सब कौन थे? मेटाबॉलिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्थूल पोषक के अलावा पौधों को अपने स्वस्थ विकास के लिए सूक्ष्म पोषक की जरूरत पड़ती है। स्थूल पोषक का मतलब है वृहद पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा है देखो ध्यान से। स्थूल पोषक तत्व के अलावा पौधे को स्वस्थ विकास के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का लक्षण है? तो आपको क्वेश्चन में वृहद पोषक तत्व के बारे में पूछा ही नहीं, कौन सा लक्षण सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का है? तो वो है हरिमहीनता, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस या हरिमहीनता आपने अगर ठीक से पढ़ा है बायोलॉजी में, क्रॉप प्रोडक्शन में, तो हरिमहीनता दो लोगों के कारण आती है। एक तो आयरन के कारण आती है और दूसरा मैग्नीज के कारण आती है। आयरन और मैग्नीज दोनों के दोनों ही सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। लेकिन ध्यान दें, एक और क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन जुड़ा है वृहद पोषक तत्व से। तो कौन सा वृहद पोषक तत्व हरिमहीनता लाता है? तो भयंकर कंफ्यूजन होता है, और वो भयंकर कंफ्यूजन है मैग्नीज, Mg। ठीक है, तो मैग्नीशियम और मैग्नीज में बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैग्नीशियम क्या है? वृहद पोषक तत्व है। ये भी क्या उत्पन्न करता है? हरिमहीनता, हरिमहीनता। और Mn किसका संकेत है? मैग्नीज का। ये भी क्या उत्पन्न करता है? हरिमहीनता। लेकिन अंतर क्या है? एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और एक वृहद पोषक तत्व है। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ आए तो आप गड़बड़ मत करना, बिल्कुल ध्यान से प्रश्न को पढ़ना कि वृहद पोषक पूछा है या सूक्ष्म पोषक पूछा है। तो जैसा कि आपने स्लाइड में देखा कि सारे हमने प्लांट वाटर रिलेशन के सारे लेवल के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करे हैं। आगे भी हम अलग अलग चैप्टरों के माध्यम से इसी तरह वीडियो आपको प्रस्तुत करते रहेंगे और पीएटी के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद उपलब्ध कराते रहेंगे। आप सभी इसी प्रकार वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों को ये वीडियो पहुंचाते रहें और उनकी भी मदद करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।